लास्ट टाइम हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई थी सारणिकों की। कितनी प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई थी? आई थिंक कि 6 प्रॉपर्टीज थी। सारी प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में है ना? एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कैसी कैसी प्रॉपर्टी थी। सबसे जो पहली प्रॉपर्टी थी उसमें हमने ये पढ़ा हुआ था कि अगर किसी सारणिक की पंक्तियों और स्तंभों को हम आपस में बदल दें, मतलब रो को कॉलम में और कॉलम को रो में अगर हम इंटरचेंज कर दें तो सारणिक के मान में क्या होता है? कोई परिवर्तन नहीं होता। सारणिक की जो वैल्यू पहले रहती है, आप पंक्तियों को कॉलम स्तंभों में, स्तंभों को कॉलम में बदलने के बाद भी वही मान रहता है। दूसरी प्रॉपर्टी भैया क्या पढ़ी थी आप लोगों ने? अगर कोई भी दो पंक्तियां, किसी भी सारणी की कोई भी दो पंक्तियों को आपस में बदल दें या कोई दो स्तंभों को हम आपस में ऐसा इंटरचेंज कर दें, उससे क्या होता है बताओ? सारणी का मान तो नहीं बदलता, लेकिन उससे सारणी का निशान बदल जाता है। ठीक है। अच्छा, थर्ड प्रॉपर्टी क्या पढ़ी हुई थी बोलो? थर्ड प्रॉपर्टी ये पढ़ी हुई थी, यदि एक सारणी की कोई दो पंक्तियां या कोई दो स्तंभ सर्वसम है, आइडेंटिकल है, समान है, कोई दो पंक्तियां बिल्कुल एक जैसी लिखी हैं, कोई दो स्तंभ एक जैसे बिल्कुल एलिमेंट्स उसमें लिखे हैं, तो उस सारणी का मान कितना होता है? 0। कल करके भी हमने दिखाया था आपको। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी पे हमने पढ़ा था कि अगर एक सारणी के किसी एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयवों को हम किसी अचर नंबर से गुणा करा दें तो सारणी का मान भी उतने ही गुना हो जाता है। कहने का मतलब, अगर सारणी की किसी भी एक पंक्ति या किसी भी एक स्तंभ को हमने 3 से गुणा करा दिया तो सारणी, पूरी सारणी का मान कितने गुना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। कराया किसमें? एक पंक्ति या एक स्तंभ में, लेकिन मान कौन सा 3 गुना हो जाता है? पूरी सारणी का मान 3 गुना हो जाता है। अच्छा, इसके बाद हाँ, एक चीज ये भी सीखी हुई थी कि अगर आप किसी भी सारणी में किसी नंबर से गुणा करा रहे हो, अचर नंबर से, तो किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ में ही करा सकते हो आप। समझ रहे हैं? जैसे आव्यूह में होता था कि अगर हम किसी आव्यूह में किसी अचर नंबर से गुणा कराते थे तो कितने एलिमेंट्स में करते थे? सारे एलिमेंट्स में करते थे। लेकिन डिटर्मिनेंट में आप ऐसा नहीं कर सकते। डिटर्मिनेंट में एक बार में जब भी किसी अचर नंबर से गुणा करने जाओगे तो एक बार में आप एक ही पंक्ति या एक ही कॉलम से करा पाओगे। सब में करा दो, ऐसा डिटर्मिनेंट में अलाउ नहीं है। इसका उल्टा भी आपको बताया गया था कि अगर किसी आव्यूह से कोई नंबर कॉमन लेना चाहते हो तो कितने एलिमेंट से लेते हैं? सारे एलिमेंट से, आव्यूह। और सारणिक में अगर कॉमन लेना चाहते हैं आप तो या तो किसी एक पंक्ति से कॉमन मिलेगा या किसी एक कॉलम से ले सकते हो। सारे एलिमेंट से कॉमन ले लो। ऐसा सिर्फ आव्यूह में होता है, सारणिक में नहीं हो पाएगा। अच्छा, आगे का कौन सा प्रॉपर्टी था? अगर किसी सारणिक की कोई भी पंक्ति, कोई एक पंक्ति अथवा स्तंभ दो अवयवों के योगफल के रूप में लिखा हो तो हम उसे दो अलग अलग सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। दो अलग अलग सारणिकों में तोड़ के दिखाया था हमने आपको। और लास्ट प्रॉपर्टी थी कि किसी भी सारणिक में कोई भी एक हम पंक्ति हो या कोई भी एक स्तंभ हो, किसी भी एक पंक्ति अथवा स्तंभ के साथ उसके किसी दूसरी पंक्ति अथवा स्तंभ में किसी नंबर का गुणा करके हम संगत अवयवों को जोड़ या घटा सकते हैं। अभी करेंगे, उसका यूज करेंगे तो आपको पता लगेगा। ठीक है, फिलहाल ये प्रॉपर्टीज थी। मैंने कोशिश की कि एक बार आपको ध्यान दिलवाया जाए क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी, और उसके बाद सबसे पहले एग्जाम्पल पर आ जाते हैं हम लोग। तो जो सबसे पहले एग्जाम्पल आप करेंगे वो एग्जाम्पल होगा हमारा एग्जाम्पल नंबर 6, जिसमें एक सारणिक हमको दी गई है, डेल्टा इज इक्वल टू 2 - 3 5 6 0 4 1 5 - 7। कह रहे हैं इसके लिए गुणधर्म 1 का सत्यापन कीजिए। गुणधर्म 1 का सत्यापन, गुणधर्म 1 था क्या? पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल देने से सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। उसका सत्यापन करना है, शो करना है कि वाकई में वो गुण जो बनाया गया वो सही है। आपको करना क्या पड़ेगा इसमें? देखो सुनो, सबसे पहले तो इसका मान निकाल लो, कुछ वैल्यू आ जाएगी। फिर क्या करिएगा? फिर इसकी पंक्तियों को स्तंभों में बदल दीजिएगा, फिर उसकी वैल्यू निकालिए और देखिए क्या वाकई में बराबर आते हैं। अगर बराबर आ गया तो गुणधर्म 1 सत्यापित हो जाएगा। नहीं समझ में आई बात आपको? तो पहले इसकी वैल्यू निकालो। ये 3 × 3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
प्रसार, प्रसार किसके सापेक्ष करना पसंद करेंगे आप? R1 के सापेक्ष, अरे R2 के सापेक्ष, जिसमें ज्यादा से ज्यादा जीरो, R2 के सापेक्ष कर दो या C2 के सापेक्ष? R2 के सापेक्ष कर लेते हैं। R2 के सापेक्ष प्रसार करने पर, प्रसार करने का तरीका तो आपको मालूम ही है। R2 का पहला एलिमेंट क्या है बताइए? 6 है। इसके आगे हमें निशान चाहिए, तो ये डायगोनल एलिमेंट है कि नॉन डायगोनल है? नॉन डायगोनल है, तो प्लस की माइनस? माइनस, वेरी गुड, -6। छोटी सी सारणिक बना ली, दोनों ओर से 6 को आपको ढक देना है, ऐसे भी और ऐसे भी। क्या बचेगा? -3, 5, 5 - 7। अगला एलिमेंट कौन आएगा? 0, 0 डायगोनल एलिमेंट है, तो +0। छोटी सी सारणिक बनाएंगे, दोनों तरफ से 0 को ढक देंगे, ऐसे भी और ऐसे, ऊर्ध्वाधर क्षैतिज दोनों तरफ से। तो क्या बचेगा? 2, 5, 1 - 7। R2 का अगला एलिमेंट कौन है बताइए? 4, 4 डायगोनल एलिमेंट है कि नॉन डायगोनल है? नॉन डायगोनल, नॉन डायगोनल तो माइनस, ठीक है। अब 4 को दोनों तरफ से ढक दो, ऐसे भी और ऐसे भी, जो बचे उसको नोट कर लो। 2 - 3, 1, 5, 2 - 3, 1, 5, -6। इसको कैलकुलेट करिए। सबसे पहले इसको गुणा करना होता है, -3 का गुणा -7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 21 माइनस, अब 5 का गुणा 5 से करेंगे तो 25। इसमें तो बेटा पहले ही 0 है, तो इसका तो काम ही खत्म हो गया। -4, इसमें पहले इसका गुणा करो, तो 2 का गुणा 5 से करोगे तो 10, माइनस 1 का गुणा -3 से कितना आएगा? -3। और वो -3 बेटा जब यहां लिखने आएंगे तो ये वाला माइनस मिलकर उसे प्लस बना देगा। -6, 21 - 25 करोगे क्या मिलेगा? -4। 0 छोड़ दीजिए, -4, 10 + 3 कर देंगे तो 13, -4 × -6 24, 13 चौके 52, कितने बच गए? माइनस के 28। 24 - 52 कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? -28 आ जाएगा। तो ये जो सारणी जिस रूप में हमको दी गई है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? -28। अब अगर गुणधर्म 1 को सत्यापित करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सारणिक के स्तंभों और पंक्तियों को परस्पर क्या कर दिया जाए? परिवर्तित कर दिया जाए, ठीक। अब दी गई सारणिक की पंक्तियों तथा स्तंभों को परस्पर परिवर्तित करने पर कर दीजिए परिवर्तित, तो क्या मिलेगा? ये 2 - 3, 5 ऐसे रो में लिखा है ना, इसको हम कॉलम में कर देंगे, तो यह जाएगा 2 - 3, 5, फिर 604 रो है तो 604 कॉलम कर देंगे, 1 5 - 7, 1 5 - 7, ठीक, परिवर्तित कर दिया। अब इसको भी सॉल्व कर लीजिए और देखिए कि क्या इसकी वैल्यू इसी के बराबर आती है। अगर आएगी तो गुणधर्म 1 सत्यापित होगा, नहीं तो हो जाएगा कि गुणधर्म गलत बनाया गया है। इसको सॉल्व करो, किसके सापेक्ष प्रसार कर दे? R2 के सापेक्ष करो या C2? 1 0 मिल जाएगा, किसके सापेक्ष करा जाए? C2 से कर लो, R2 से ही कर दें, चलो R2 से ही अच्छा कर लो, नहीं तो कुछ बच्चों को ये ना लगे कि इसमें R2 के सापेक्ष किया था, उसमें C2 के सापेक्ष कर दे रहे हैं। R2 के सापेक्ष प्रसार करने पर
प्रसार आप किसी भी रो या कॉलम के सापेक्ष करोगे, आंसर वही आएगा आपका। अब बताइए R2 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? -3। डायगोनल एलिमेंट की नॉन डायगोनल एलिमेंट? नॉन डायगोनल माइनस की प्लस। अब एक माइनस तो हमें ये लगाना पड़ेगा और फिर ये एलिमेंट लिखना पड़ेगा और छोटी सी सारणिक बनानी पड़ेगी। तो 3 ऐसा भी ढक जाएगा, 3 ऐसा भी ढक जाएगा। क्या बचेगा? 6 1 4 -7। 6 1 4 -7। R2 का अगला एलिमेंट बेटा क्या है? 0 और डायगोनल एलिमेंट है तो +0। क्या करोगे लिख के? उसके साथ जो भी लिखोगे सब 0 हो जाना है। R2 का नेक्स्ट एलिमेंट कौन है? 5। 5 एक विकर्ण का अवयव है कि विकर्ण का अवयव नहीं है? विकर्ण का अवयव नहीं है। अगर ये विकर्ण का अवयव नहीं है तो फिर माइनस की प्लस, -5। अब -5 को दोनों तरफ से ढकना है, ऐसे भी ढकना है और ऐसे भी -5 को ढकना है। जो बचे वो ले लो। 2 6 5 4, 2 6 5 4। ये माइनस माइनस भैया क्या हो जाएगा? +3। अब पहले इसको गुणा किया जाता है, तो जब आप 6 का गुणा -7 से करोगे तो क्या आ जाएगा? हमेशा पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो और एक बीच में माइनस अपने मन से लगा ही दो। अब 4 का गुणा 1 से कर दो, 4 एकम 4, ये तो 0 है, छोड़ दो। फिर इसका गुणा इससे करो, 2 चौके माइनस लगा दो अपने मन से और 5 को 6 से कर दो 30। -42 और -4 कितने हो जाएंगे? -46। और 8 में से 30 माइनस करोगे तो -22। 46 का 3 गुना, 3 छंग 18, 80 लगा 1, 3 चौके 12 और 1 13। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 22 पंचे 110, -138 + 110। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? -28। अब देखिए आप, पहले हमने उस सारणिक की वैल्यू निकाली -28, फिर हमने पंक्तियों को स्तंभों में परस्पर बदल दिया, उसके बाद भी वैल्यू निकाली तो भी -28। इसका और यही तो गुणधर्म हमको बताता था नंबर 1 कि अगर स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर हम परिवर्तित कर दें तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। और देखिए वाकई में नहीं हुआ। अब आपको भरोसा हो गया कि सारणिक जो गुणधर्म 1 था वो बिल्कुल क्या है? करेक्ट, सही है। तो आप इसको नोट कर ले। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल आते हैं, एग्जांपल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में फिर एक सारणिक दी गई है और एक क्या वही दी गई है जो क्वेश्चन नंबर 6 में थी आपके। सेम देखो, मिला लो आप। 2 - 3 5 6 0 4 1 5 -7, the same determinant which was given in example number 6। करना क्या है? तो गुणधर्म 2 का सत्यापन कीजिए। गुणधर्म 2 का सत्यापन करना है। पहले ये बताओ गुणधर्म 2 में लिखा क्या गया था कि अगर किन्हीं 2 पंक्तियों और अथवा किन्हीं 2 स्तंभों को आपस में बदल दिया जाएगा तो निशान बदल जाएगा। ठीक, तो हम एक काम करते हैं। देखो पहले क्या करिए, पहले इसकी वैल्यू निकालिए, समझ रहे हैं? कुछ आएगी। फिर कोई भी 2 पंक्तियां या कोई भी 2 स्तंभ आप आपस में क्या कर देना? बदल देना, फिर मान निकालना और देखो निशान बदलता है कि नहीं बदलता। देखो इसकी वैल्यू तो आप सॉल्व कर चुके हो, -28 आई थी, तो हम दोबारा नहीं करेंगे। अब वही मेथड से फिर से कर लो। अब हम करना क्या चाहेंगे? इसकी कोई भी 2 पंक्तियां या कोई भी 2 स्तंभों को आपस में क्या कर दो? बदल दो। ठीक है, किसको बदल दें बताओ आप? कोई भी 2 पंक्तियां चाहे बदलवा लो, चाहे कोई 2 स्तंभ आपस में बदलवा लो। बताओ हम किसको किसको बदल दें? C1 C3, C1 C2 को बदल दें। चलिए ठीक है। अब C1 इंटरचेंज्ड विथ C2, यानी कि C1 को C2 से बदलने पर देखो क्या होगा। नया डिटर्मिनेंट क्या मिलेगा हमको? C1 ये है, C2 ये है, इन दोनों को आपस में अदला बदली कर देंगे। इसके उठा के एलिमेंट यहां रख देंगे, इसके सारे एलिमेंट यहां रख देंगे। तो ये -305, यह आ जाएगा 261 और जो हमारा C3 है वो
सेम वैसा ही लिखा रहेगा जैसा लिखा है। तो हमने दो कॉलम्स को उठा के आपस में बदल दिया। अब इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे। कैसे निकाली जाए बताइए? प्रसार करना पड़ेगा। किसके सापेक्ष प्रसार करना चाहेंगे आप? C1 और R2 दोनों के पास एक एक जीरो मिलेगा, चाहे जिसके सापेक्ष कर दो। C1 के सापेक्ष कर लेते हैं आज। तो C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर बताइए C1 का पहला एलिमेंट कौन है? -3। डायगोनल है कि नॉन डायगोनल? डायगोनल है तो प्लस या माइनस? प्लस रहेगा। और ये एलिमेंट नोट करेंगे। अब छोटी सी सारणिक बना लो, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों ओर से 3 को आप छोड़ दो। क्या बचेगा देखो बेटा, 6 4 1 -7। देखो इधर से भी हमने -3 छोड़ दिया, इधर से भी -3 को ढक दिया, जो बचा उसको नोट कर लिया। 6 4 1 -7। अब C1 का नेक्स्ट एलिमेंट बताइए कौन है? नेक्स्ट एलिमेंट है 0। देखा आपने? और अगर 0 है, डायगोनल एलिमेंट है कि नॉन डायगोनल है? नॉन डायगोनल। विकर्ण में तो नहीं आता ना ये। विकर्ण में कौन से आते हैं? ये एलिमेंट विकर्ण में आते हैं, ये एलिमेंट विकर्ण में आते हैं। तो ये नॉन डायगोनल है, ये नॉन डायगोनल है, ये नॉन डायगोनल है, ये नॉन डायगोनल। और नॉन डायगोनल सारे कैसे होंगे? नेगेटिव। तो ये नॉन डायगोनल है, इसलिए कैसा होगा? नेगेटिव, 0। अब इसके साथ बबुआ अगर हम कुछ लिखेंगे भी तो उसको भी 0 ही हो जाना है, तो मत लिखो, छोड़ दो। C1 का अगला एलिमेंट ले लो, कौन सा है? 5। ये डायगोनल का है कि नॉन डायगोनल है? डायगोनल में आता है। प्लस होगा कि माइनस? प्लस होगा। फिर छोटी सारणिक बना लो, दोनों ओर से 5 को छोड़ दो। ऐसे भी 5 को छोड़ दो और ऐसे भी 5 को छोड़ दो। क्या बचा? 2 5 6 4। तो ये आ गया 2 5 6 4। बस इसे आप सॉल्व कर लो। प्लस माइनस माइनस। अब क्या करिएगा? पहले इसको मल्टीप्लाई करना है ना आपको। तो 6 सत्ते 42। माइनस अपने मन से लगाया, अब 1 का गुणा 4 से कर दिया। ये 0 है, हटा दो इसको। इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करो। 2 4 8 माइनस 6 5 30। -42 -4 -46 प्लस ये 5 8 -30 -22। इसका गुणा करोगे तो माइनस माइनस बबुआ कैसा हो जाएगा? प्लस। और 138 46 3 138 22 पंचे माइनस का 138 माइनस 110 28। अरे वाह, देखो उसका निशान कैसा था? वैल्यू नहीं बदली, निशान बदल गया। उसका माइनस था निशान, इसका निशान कैसा आ गया? तो गुण धर्म 2 सत्यापित हो गए। यही तो करना था आपको। नहीं समझ आया तो आप नोट कर लें। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 पे। एग्जाम्पल नंबर 8, इसमें एक डिटर्मिनेंट दिया गया है 3 2 3 2 2 3 3 2 3। बोल रहे हैं इसका मान ज्ञात करिए। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। कैसे बड़ा इजी क्वेश्चन है? आपने सारणिकों की जब प्रॉपर्टीज पढ़ी तो एक प्रॉपर्टी उसमें ये पढ़ी थी कि अगर किसी भी सरणी के कोई भी 2 स्तंभ या कोई भी 2 पंक्तियां आपस में बराबर हों तो सरणी का मान कैसा होता है? देखो R1 देखो क्या लिखा है? 3 2 3। R3 देखो 3 2 3। आपको नहीं लगता कि R1 और R3 दोनों बिल्कुल सेम है? तो इस सरणी की 2 पंक्तियां सर्वसम हो गई कि नहीं हो गई? और किसी सरणी के अगर 2 पंक्तियां या 2 स्तंभ सर्वसम हो जाएं तो सरणी का मान कितना होता है? तो बस कुछ करना ही नहीं है आपको। क्या करना है? सीधे आपको ये करना है, क्योंकि इस सारणिक में R1 व R3 कैसा है? सर्वसम। सर्वसम मतलब आइडेंटिकल। इसलिए
सारणिकों के गुणधर्म से दी गई सारणिक का मान, सारणिकों के गुणधर्म से दी गई सारणिक का मान 0 होगा। ये नहीं लिखेंगे कि तीसरे गुणधर्म से, चौथे गुणधर्म से, गुणधर्म का नंबर नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है दूसरी बुक ने नंबर उसका बदल दिया हो, तो ये आप नहीं लिखेंगे कि कौन से गुणधर्म से, बस ये लिख देंगे इसलिए सारणिकों के गुणधर्म से दी गई सारणिक का मान 0 हो जाएगा। Therefore, डेल्टा विल बी इक्वल टू 0। एग्जाम्पल नंबर 9 भी लगा लेते हैं साथ में जरा। एग्जाम्पल नंबर 9, उसमें एक सारणिक बेटा दिया गया है जिसमें है 102, 18, 36, फिर 1, 3, 4, 17, 3, 6। बोल रहे इसका मान ज्ञात करिए। आपको इस सारणिक की वैल्यू भी पता लगानी है। ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, सॉल्व करें। देखो, आप एक काम क्यों नहीं कर लेते, ये जो R1 है ना, आप देखो इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है आपको, 6 कॉमन मिल रहा है। 6 का इसमें भी भाग चला जाएगा, 17 6 का 102, 6 का भाग 6 3 18, 6 से इसमें भाग चला जाएगा 36। तो सारणिक में से जब भी कॉमन लेते हैं तो किससे लेंगे, सारे एलिमेंट्स से या कुछ और करना है, किसी एक पंक्ति से अथवा किसी एक, पूरे एलिमेंट से नहीं ले सकते। पूरे एलिमेंट से कहां लेते हैं, आव्यूह में। तो हम क्या करेंगे, देखो हम लिखेंगे यहां पर कि R1 से 6 उभयनिष्ठ, R1 से 6 उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन लेने पर। तो R1 से आप 6 कॉमन कर लीजिए। देखो भैया 6 बाहर आपने नोट कर दिया, ठीक। 6 से इसको भाग दीजिए, यहां पर क्या बचेगा जब 6 कॉमन ले लेंगे तो 17। यहां क्या बचेगा 3, यहां क्या बचेगा 6। और तो किसी से कॉमन लिया नहीं, तो बस बाकी सब वैसा ही नोट कर दो। 1 3 4 17 3 6, ठीक है। अच्छा, अब बताइए, आप एक चीज देखो, R1 देखो इसमें 17 3 6, R3 देखो 17 3 6, इसकी भी 2 रो बराबर हो गए। और किसी सारणी के अगर 2 पंक्तियां या 2 स्तंभ सर्वसम हो जाएं तो उसका मान कैसा हो जाता है। तो इसमें कौन कौन बराबर हो गया है, इस सारणी में R1 और R3। अरे पूरा यही लिखना ही है इसमें भी, ठीक है। क्या लिखेंगे बताइए इसके लिए, इस सारणिक में R1 व R3 सर्वसम है, इसलिए सारणिकों के गुणधर्म से दी गई सारणिक का मान 0 होगा, इसलिए डेल्टा इज इक्वल टू 0। यहां के बाद आप यहां पर आ जाइएगा, ठीक है, कर लेंगे, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 कर लेंगे ना। ये इसके बाद कहां पर नोट करना है, जाके इसके बाद यही चीज फिर नोट कर लेनी है, क्योंकि सेम उसमें भी R1 R3 आइडेंटिकल थे, इसमें भी R1 और R3 आइडेंटिकल आ गए हैं, वही इसमें भी लिखना है। इसलिए मैंने लिखा नहीं, आपको वहां पर पहुंचा दिया कि आप वहां से नोट कर लेंगे इसको। चले हम आगे, नोट तो कर ही लेंगे ना, उसमें नोट है आपके पहले क्वेश्चन में। 10th नंबर क्वेश्चन कहाँ है भाई, ये है 10th नंबर। देखो लिखा हुआ है a प्लस 2x x, b प्लस 2y y,
C प्लस 2Z Z और 0। इन्होंने बोला दर्शाइए कि इसका मान 0 के बराबर आएगा। कुल मिला के इसे आपको शो करना है कि जब इसको हल कर रहे हैं तो वैल्यू आ रही है 0। ओके, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और सॉल्व करेंगे। 0 लाना है मुझे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? a प्लस 2x x, b प्लस 2y y, c प्लस 2z z। क्या करना चाहिए बताइए? आपने इतनी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, क्या कोई प्रॉपर्टी यहां लगने के लिए आपको याद आ रहा है? कौन सी? वो जिसमें तोड़ देते थे। ये वाली एक रो दो चीजों के जोड़ से बनी है, तो हम इसको तोड़ के दो सरणिक अलग अलग बना सकते हैं। देखो पहली क्या बनेगी बताओ सभी लोग। x, फिर by, फिर z। ओके, प्लस लगा लिया। अब बताइए दूसरे सारणिक में क्या लिखना चाहिए हमको? हाँ, यहां क्या लिखें? वेरी गुड। फिर 2x x, इसमें 2x लिखेंगे, a नहीं लिखेंगे। बाकी जो एलिमेंट जहां पर है उसको वैसे ही लिखेंगे, उसको छोड़ना नहीं है। ये आपको नहीं सोचना है कि हम लिख चुके हैं तो अब इसको ना लिखें, ऐसा नहीं है। b, इसके बाद 2y y, c 2z z। ठीक है, अब ध्यान से देखो इसका मान क्या होगा, कैसे पता आप? R1 एंड R2 आइडेंटिकल है। देखो जरा, ABC और किसी सरणी के कोई भी दो पंक्तियां या कोई भी दो स्तंभ अगर सर्वसम हो जाए तो उसका मान 0 हो जाएगा। तो इसका मान 0 हो गया। और क्यों 0 हुआ ध्यान रहेगा ना आपको? इसमें R1 और R2 आइडेंटिकल हैं। हम एक काम करते हैं, लिख देते, नहीं आप घर जाओगे फिर भूल जाओगे। इसमें हम क्या लिखे दे रहे हैं? इसमें लिखे दे रहे हैं क्योंकि R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल। ठीक, इसलिए इसकी वैल्यू की जगह पर हम कितना लिख देंगे? 0। प्लस लगाया हमने। इसमें क्या करना पसंद करेंगे? देखो R2 से आपको नहीं लगता 2 कॉमन कर लिया जाए? देखो भैया 2 R2, ये जो R2 हमारा है इसमें सबके पास 2 है तो हम 2 कॉमन कर लेते हैं। तो क्या बचेगा? R1 में तो ABC रहेगा, R2 में सबसे 2 कॉमन हो गया तो x y z, और R3 की जगह पर भी x y z। अब इसको देखकर कुछ समझ आया आपको? क्या समझ पाए आप? R2 और R3 इसके आइडेंटिकल हैं, तो यहाँ लिख देंगे क्योंकि R2 एंड R3 आर आइडेंटिकल। सर्वसमय इसलिए इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। देयरफॉर 0 प्लस 2 इंटू 0, ये 0 प्लस 2 और 2 के साथ ये जो सरणी का इसका मान भी 0, क्योंकि यहाँ R2 और R3 एक जैसे हैं बिल्कुल। तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज राइट हैंड साइड। उन्होंने बोला दिखाइए कि इसका मान 0 आएगा, तो हमने सॉल्व करके दिखा दिया। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं हम लोग। ओके, एग्जाम्पल नंबर 11। ये आपके सामने एक सारणिक लिखी हुई है, a प्लस b प्लस c, 2a 3a प्लस 2b, 4a प्लस 3b प्लस 2c, 3a 6a प्लस 3b और 10a प्लस 6b प्लस 3c। और इसको सॉल्व करके आपको a क्यूब लाना है।
उन्होंने बोला सिद्ध करिए इसकी वैल्यू a क्यूब के बराबर है, बस और कुछ उन्होंने नहीं बताया। अब इसको सॉल्व करके हमको a क्यूब लाना है। अभी तो प्रॉपर्टी भी नहीं समझ आ रही कौन सी लगाई जाए, इससे तो डायरेक्टली तो नहीं समझ आ रही। तो अब एक सारणिक का मान निकालने का आपके पास क्या तरीका है? पहले हम, क्योंकि सिद्ध करना है इसलिए हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पहले लिखेंगे a, 2a, 3a, a प्लस b, 3a प्लस 2b, 6a प्लस 3b, a प्लस b प्लस c, 4a प्लस 3b प्लस 2c, 10a प्लस 6b प्लस 3c। देखो ये 3 इंटू 3 की डिटर्मिनेंट है और इसको सॉल्व करके हमको a क्यूब लाना है। सॉल्व करने का, वैसे 3 इंटू 3 डिटर्मिनेंट के सॉल्व करने का मेथड क्या होता है? प्रसार करो, और उसमें भी प्रसार करने में भी हम एक चालाकी कर सकते हैं कि जिस पंक्ति या स्तंभ में ज़्यादा से ज़्यादा जीरो होंगे उसके सापेक्ष हम क्या करेंगे? उसका प्रसार। अगर जिस पंक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा जीरो होंगे उसके सापेक्ष प्रसार करेंगे, पंक्ति हो या स्तंभ। अब यहाँ हमने चेक किया तो हमें ना तो कोई पंक्ति और ना कोई स्तंभ मिला जिसमें जीरो हो। इस जीरो तो है ही नहीं ना इसमें, समझ आया? तो किसके सापेक्ष प्रसार किया जाए? फिर तो चीज किसी के भी सापेक्ष करो। लेकिन याद करिए, जब हमने लास्ट क्लास में आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाना स्टार्ट किया था उस वक्त हमने आपको एक बात बताई थी कि अगर किसी सारणिक में जीरो नहीं है तो आप चाहें तो प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके उसमें जीरो बना सकते हैं। आप उसमें क्या कर सकते हैं? जीरो बना सकते हैं। तो कोशिश करो बनाने की। देखो अगर जीरो नहीं है तो डायरेक्ट प्रसार करना हमारे पास एक रास्ता है। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट आंसर नहीं ला सकते, प्रसार कर देंगे, कैलकुलेशन इतना लंबा हो जाएगा, आंसर आएगा। लेकिन अगर जीरो बन जाए, थोड़े ज़्यादा से ज़्यादा जीरो हम ले आते हैं अगर किसी तरीके से, तो हमारे लिए कैलकुलेशन कैसा हो जाएगा? सरल हो जाएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। बिल्कुल कोशिश करते हैं, इतनी प्रॉपर्टीज पड़ी हुई हैं, बना लेते हैं। देखो हमें साफ साफ दिख रहा है कि मैं एक जीरो तो यहीं बना सकता हूं। कैसे? अब सोचो, इसका 2 गुना करके इसमें माइनस कर दो, इसका 2 गुना करोगे तो क्या आएगा? 2a। उसको 2a में माइनस कर दो, तो 2a को 2a में माइनस कर दोगे कितना हो जाएगा? बना सकते हैं। क्या करना पड़ा? इसमें इसका 2 गुना माइनस करना पड़ा। लेकिन केवल एक एलिमेंट में ये ऑपरेशन लगा दोगे ऐसा नहीं हो सकता, तो आपको पूरी इस रो में लगाना पड़ेगा। इसमें इसका 2 गुना माइनस कर दो, तो R2 में R1 का 2 गुना माइनस करेंगे, R2 में R1 का 2 गुना माइनस करेंगे। इससे क्या चेंज होगी? R2 चेंज होगी। तो R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2R1। याद रहे जो पहले लिखी होगी उसी को यहां नोट किया जाएगा। ठीक है? तो R2 चेंजेस टू कैसे पढ़ते हैं? R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2R1। चलो करिए, और एक काम कर दो ना साथ में एक काम और कर दो। देखो इसका 3 गुना करो और इसमें से माइनस कर दो, तो हम कर देंगे R3 चेंजेस टू R3 माइनस 3R1। R1 का 3 गुना करेंगे और इसमें माइनस कर देंगे। अब बताइए बदलाव कहां कहां पर आएगा? R2 में और R3 में। R1 चेंज होगा क्या? चेंज तो नहीं होगा, तो पहले R1 को ज्यों कहते हो आप लिख दो, R1 वाली जगह पर जो है उसे नोट कर दो। a प्लस बी, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है बेटा? अब देखो ध्यान से, पहले वाला R1 का दुगना करते जाओ और R2 के अवयवों में माइनस करते जाओ। इसका दुगना किया हमने, क्या बना? उस 2a को इस 2a में माइनस कर दिया, 0। इसका दुगना करो, 2a प्लस 2b,
और इसमें माइनस कर दो, तो किसमें 3a प्लस 2b में क्या करना है, माइनस। तो ये 3a प्लस 2b माइनस 2a माइनस 2b, माइनस 2b से प्लस 2b कैंसिल, 3a माइनस 2a कितना हो गया, a। समझ आया। अब फिर इसका दो गुना करो, इसमें माइनस करो। देखो इसमें माइनस करना है तो 4a प्लस 3b प्लस 2c, किसको माइनस करना है, इसका दो गुना करके। इसका दो गुना करोगे तो क्या आएगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c। अब 4a प्लस 3b प्लस 2c माइनस माइनस 2a माइनस 2b माइनस 2c प्लस 2c माइनस 2c कैंसिल, 4a माइनस 2a 2a, 3b माइनस 2b b। समझ आ रहा है ना आपको। अब इसकी बारी है, अब हम r1 का 3 गुना करेंगे और इसमें माइनस करेंगे। a का 3 गुना कितना आएगा, 3a, उस 3a को 3a में माइनस कर दो, 0। इसका 3 गुना करो, इसमें माइनस करो, तो 6a प्लस 3b में माइनस करना है इसका 3 गुना। इसका 3 गुना करोगे तो 3a प्लस 3b आएगा, और माइनस करोगे तो निशान बदल जाएंगे, माइनस 3b प्लस 3b कैंसिल। 6a माइनस 3a करोगे तो क्या होगा, 3a। समझ आया आपको। अच्छा, अब इसका 3 गुना करो, इसमें माइनस करो। पहले इसको हम लिख देते हैं 10a प्लस 6b प्लस 3c। इसका 3 गुना माइनस करेंगे, और क्योंकि माइनस कर रहे हैं तो सारे निशान बदल जाएंगे। तो ये आएगा 3a माइनस 3b माइनस 3c प्लस 3c से माइनस 3c कैंसिल हो गया। 10a माइनस 3a 7a, 6b माइनस 3b 3b। ये वाले चेंजेस हमने यहां कर दिए। एक छोटी सी चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा जो मैंने अभी तक नहीं बताया है। क्या, जैसे ये जो हमने ऑपरेशन लगाया और ये हमने ऑपरेशन लगाया, ये दो के दोनों ऑपरेशन हमने एक साथ लगाए हैं। एक एक करके तो नहीं लगाया ना, कि पहले ये लगाते फिर एक निकलता सारणिक, फिर उसमें ये लगाते फिर एक सारणिक आता, ऐसा नहीं किया। दिस ऑपरेशन आई हैव अप्लाइड टुगेदर, एक साथ मैंने इनको लगा दिया है। लेकिन क्या ऐसा करना उचित है कि दो ऑपरेशन एक साथ लगा लेना? तो आंसर है उचित है, और नहीं भी हो सकता है। कैसे? इस ऑपरेशन से कौन बदल रहा है? R2। इस ऑपरेशन से कौन बदल रहा है? इसलिए सुइटेबल है। याद रहे, कभी भी सारणिक में एक से ज्यादा ऑपरेशन जब भी लगाएं, ध्यान रखें कि आपके दोनों ऑपरेशन से एक ही चीज ना बदल रही हो। इससे R2 चेंज हुआ, इससे R3 चेंज हुआ। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक साथ दो ऑपरेशन यूज किए, इससे R2 बदल रहा है, इससे भी R2 बदल रहे हैं आप, उस वक्त फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो अगर एक ऑपरेशन से R2 बदल रहा है, एक से R3 बदल रहा है, लगा लो। लेकिन एक से R2 बदल रहा है, एक से C2 बदल रहा है, मत लगाइए। कि एक से रो बदल रही है और एक ऑपरेशन से कॉलम बदल रहे हैं, ये भी एक साथ नहीं करेंगे। रो में एक R2 बदल रही है, एक R3 बदल रही है, सुटेबल है, चलेगा। R1 R3 बदल रहे हैं, चलेगा। R1 R2 बदल रहे हैं, चलेगा। लेकिन R1 के साथ C1 बदल रहे हो, ये नहीं चलेगा भाई। तो दो लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। आपके एक बार कोई ऑपरेशन यूज करने से एक ही रो या एक ही कॉलम में डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होना चाहिए, तो आप लगा सकते हो। ठीक है, ओके, यहां तक पहुंच गए हम। और जीरो बनाना है, एक लाइन में दो जीरो आ गए, इससे ज्यादा क्या बनाओगे आप? ज्यादा से ज्यादा दो जीरो बनेंगे एक लाइन में, बने कि नहीं बनेंगे? लेकिन हम चाहें तो और कर सकते हैं। देखो, सोचो, इसका 3 गुना करें और इसमें माइनस कर दो। इसका 3 गुना कितना आएगा? 3a। उसको 3a में माइनस कर देंगे, जीरो आ जाएगा, एक और जीरो मिलेगा आपको। बना लेते, क्या हो जाएगा बताइए?
किसको बदल रहे हैं हम? R3 चेंजेस टू R3 माइनस 3R2। R2 में 3 का गुणा करेंगे और R3 में माइनस कर देंगे। जब भी आपको कोई बड़ा कैलकुलेशन हो आप भी ऐसा कर लिया करिए कहीं पर, लेकिन गलत मत कीजिए। देखिए इससे कौन बदलेगा कौन नहीं बदलेगा बताओ? R3 बदलेगा केवल, R1 R2 तो नहीं बदलेंगे ना। तो पहले R1 R2 को आप ऐसा ही नोट कर दो। R1 A प्लस बी, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी, A प्लस बी प्लस सी। R2 है 0A 0A 2A प्लस बी। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करेंगे ना। 0 का 3 गुना करिए, कितना आएगा? 0। फिर उस 0 को इस 0 में माइनस कर दो तो भी 0। इसका 3 गुना करिए 3A, उस 3A को इस 3A में माइनस कर दो 0। इसका 3 गुना करिए 6A प्लस 3B, इसमें माइनस करो तो 7A प्लस 3B में माइनस करना है। इसका 3 गुना, इसका 3 गुना करा था तो आया था 6A 3B। निशान बदल जाएंगे माइनस करने पर, ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे। 7A माइनस 6A क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। ठीक, और कुछ किया जा सकता है बताइए? और कहीं से 0 बना सकते हैं आप? और कहीं से आप कुछ 0 बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। तो जब आपको ये लगने लगे कि अब हम और 0 हमसे नहीं बन पा रहा है तो बस छोड़ दो। क्या कर दो? उसके बाद प्रसार कर दो। लास्ट में आपके पास एक तो क्योर ऑल है, एक आपके पास रामबाण। तो ये है कि जब कुछ नहीं समझ आएगा तो हम क्या कर दिया करेंगे, लेकिन जब तक बनता है तब तक 0 बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए, किसके सापेक्ष प्रसार करना पसंद करेंगे आप? चाहे C1 के सापेक्ष कर दो या R3, इसमें भी 2 0 मिल रहे हैं आपको। किसके सापेक्ष करें? C3 C1 के सापेक्ष। चलो C1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं। C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर देखो बेटा, C1 का फर्स्ट एलिमेंट कौन है? A है फर्स्ट एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट? प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस होगा, तो प्लस A। और सारणिक बना लिया हमने। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों दिशाओं से किसको ढक देना है आपको? इस A को ही ढक देना है। यही तो लिया है हमने, जो लिया उसी को ढक दो। ऐसे ढक दिया और ऐसे भी ढक दिया हमने। का बचा, जो बचा वही ले लो। A 2A प्लस बी 0A, A 2A प्लस बी 0A। ओके, अगला C1 का नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? 0। डायगोनल एलिमेंट की नॉन डायगोनल? तो -0। और इसके साथ बेटा कुछ भी ले लोगे आप, होना उसको क्या है? तो नहीं लेते। नेक्स्ट भी 0। ये बेनिफिट है देखो आपका, आपने 2-3 लाइनें खर्च करके कुछ 0 बना लिए, ये आपका प्रॉफिट है। प्रॉफिट ये है कि केवल एक सॉल्व करना पड़ा, वो भी छोटे छोटे नंबर हैं। देखो A 2A प्लस बी 0A। प्रसार आप शुरुआत में भी कर देते तो भी आंसर आ जाता, लेकिन शुरुआत में कितने बड़े बड़े नंबर थे, तो नंबर भी छोटे हो गए प्रॉपर्टी यूज करने से, और 0 भी कई मिल गए। 3 0 मिल गए। 3 0 से बड़ा फायदा है हमारा। आगे इनको करना ही नहीं पड़ा आपको। ये हमने A लिखा, सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, क्या आ जाएगा? माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 0 को इससे कर दोगे तो पूरा 0 ही बना देगा। अब A को A स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, और आप देखें भैया यही तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट हैंड साइड है। आ गया आंसर? देखिए, नहीं समझ में आई बात आपको? तो इस तरह से आप एग्जाम्पल नंबर 11 कर सकते हो। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 12 पे आएंगे हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 12 ना
यही कर लेते हैं हम इसी जगह पर। आपको कोई ऐतराज तो नहीं है ना? ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 12 कर लेते हैं। बउआ हो, ये बताओ कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा है ना आपको? ठीक, अच्छा। एग्जाम्पल नंबर 12 पे हमें एक सारणी दिया गया है, दैट इज x प्लस वाई z1, यहां पर y प्लस z x1, फिर यहां पर z प्लस x y1 और इज इक्वल टू 0। उन्होंने बोला प्रसारण किए बिना सिद्ध करिए कि इसकी वैल्यू 0 है। कहने का मतलब यूं कि आपको इस सारणिक का प्रसार नहीं करना, साफ शब्दों में उन्होंने लिख दिया है प्रसारण किए बिना, मतलब इसको एक्सपेंड किए बिना अगर आप कर सकते हैं तो 0 ला के दिखाइए, ये उन्होंने बोला। ठीक है, तो चलिए कोशिश तो कर सकते हैं ना हम लोग। देखो, हम एक काम करना चाहते हैं यहां पर। आपको नहीं लगता कि अगर हम इसको और इसको ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा? ये x प्लस वाई प्लस, इसको ऐड करेंगे तो x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई प्लस, तो अगर हम R1 और R2 को ऐड कर दें तो x प्लस वाई प्लस जेड तीनों में मिलेगा, हमको मिलेगा? नहीं समझ आ रहा है? देखिए, हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं बेटा। लेफ्ट हैंड साइड पे है डेल्टा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई z1 y प्लस जेड x1 z प्लस एक्स y1। ओके, क्या करने को मैंने बोला है बताइए? R1 और R2 को मैंने बोला इनको ऐड कर लो। R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2। एक चीज और देखो, मैं आपको बताऊं, दोनों के बीच में प्लस का निशान है, चाहे इनको जोड़ के आप R1 में लिख दो, इनको जोड़ के चाहो तो आप कहां लिख दो, दोनों प्लस का निशान है। अरे हम चाहते तो R2 प्लस R1 भी तो लिख सकते थे, इसको R1 प्लस R2 लिखा है, हम चाहे तो R2 प्लस R1 नहीं लिख सकते, गलत थोड़ी हो जाएगा कुछ भी। तो R1 में चेंज कर रहे हैं, चलो ठीक है, R1 में बदलाव आएगा और इसको जोड़ रहे हैं। जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा भैया? ये x प्लस वाई प्लस जेड, और इसको जोड़ेंगे तो इसका भी जुड़ करके x प्लस वाई प्लस जेड, इन दोनों का जुड़ करके भी x प्लस वाई प्लस जेड। बाकी R2 और R3 में कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए सेम वैसा ही लिख देंगे, z x y 1 1 1। बताइए, यहां तक किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट है? कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? अब हम एक काम करना चाहते हैं, देखो पूरी R1 को आप देखो, पूरे R1 में x प्लस वाई प्लस जेड दिख रहा होगा आपको, तो पूरे R1 से हम x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन कर लेते हैं। R1 से x प्लस वाई प्लस जेड उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ को ही अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? कॉमन लेने पर। तो अगर x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लोगे आप, तो ये तो कॉमन लेके तो ये बाहर आ जाएगा। x प्लस वाई प्लस जेड यहां से कॉमन ले लिया, बताओ यहां पर क्या बचेगा? x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लिया, यहां क्या बचेगा? जेड यहां से। अरे ये दिख नहीं रहा है आप लोगों को? यहां पर क्या लिखा है बताइए? और x प्लस वाई प्लस जेड हम कॉमन ले रहे हैं तो क्या बचेगा? 1 नहीं बच जाएगा, तो 1। यहां पर क्या बचेगा? 1। यहां पर क्या बचेगा? 1। अच्छा, ये जो कहते हो आप फिर नोट कर दीजिए, जेड एक्स वाई 1 1 1। अब इसके आगे आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए? बताइए मुझे क्या करना चाहिए? R1, हाँ बिल्कुल, देखो R1 में 1 1 1, R3 में 1 1 1,
आप ये नहीं कह सकते कि प्रसार कर दो इसके बाद, क्योंकि क्वेश्चन ने ऑलरेडी आपको बोला है कि प्रसार किए बिना आप इसका मान बताइए, है कि नहीं। तो हम क्या बता दे रहे हैं, R1 और R3 देखो दोनों आइडेंटिकल है बिल्कुल, और अगर किसी सारणी की कोई दो पंक्तियां या कोई भी दो स्तंभ अगर आइडेंटिकल हो जाए, सर्वसम हो जाए, तो सरणी का मान कैसा हो जाएगा। तो यहां लिख देंगे क्योंकि R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, डेल्टा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू 0। देखो ये x प्लस वाई प्लस जेड हमने लिखा, इसका मान तो 0 नहीं होगा ना, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, वो 0 हो गया। लेकिन जब आप मल्टीप्लाई करने जाओगे तो वो भी 0 हो जाएगा, और यही आपके क्वेश्चन का राइट हैंड साइड है। नहीं समझ में आया आपको। तो ये हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 12। आप जल्दी से नोट कर लें, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 13 करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 13 में लिखा है निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए, और एक डिटर्मिनेंट आपको दी गई है, डेल्टा इज इक्वल टू 1abc 1bca 1cab, ऐसा दिया गया है 1abc 1bca 1cab। इस बार बंधन तो है नहीं भाई, ऐसा तो नहीं बोला उन्होंने कि प्रसार किए बिना, ऐसा तो कुछ कहा नहीं गया। तो आप चाहें तो प्रसार कर सकते हैं इस पर, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि सारणिक में तो एक भी 0 नहीं दिख रहा, हम चाहते हैं कि इसमें कम से कम 2 0 तो बन जाए, है कि नहीं। तो बना सकते हैं, क्या करना चाहिए बताइए उसके लिए। ऐसा कर दो, R1 में R2 माइनस कर दो, तो जब इसमें इसको माइनस करोगे तो एक 0 यहां बन जाएगा, फिर इसमें इसको माइनस कर दो तो एक 0 यहां बन जाएगा। सॉरी, तो देखो क्या करेंगे, R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2 एंड R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3। अब बताओ ये करना अलाउड है कि नहीं अलाउड है। इस ऑपरेशन से R1 चेंज होगा, इस ऑपरेशन से R2 चेंज होगा, कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करो, R1 में R2 माइनस करो, इसमें इसको ध्यान से देखो, 1 में 1 माइनस कर दीजिए, A में B माइनस करिए, A माइनस B, BC माइनस CA करिए, BC माइनस CA करेंगे, C कॉमन ले लेंगे, और हम तो चाहते हैं कि माइनस C कॉमन ले लीजिए आप। जब आप माइनस C कॉमन लेंगे, अगर आप देखो ध्यान से, अगर आप केवल C कॉमन लेते तो क्या बचता, B माइनस A, लेकिन हमने माइनस C कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, उल्टा हो जाएगा A माइनस B। अरे नहीं समझ आया भाई, अगर बेटा आप C कॉमन ले लेते तो B माइनस A बचता कि नहीं बचता, तो हमने माइनस C कॉमन ले लिया तो फिर A माइनस B बचेगा, तो इसमें माइनस करके माइनस C A माइनस B, इतना ही तो आया। अब R2 में R3 भी तो माइनस करना है, फिर से 1 में 1 माइनस करो 0, B में C माइनस करो B माइनस C, CA में AB माइनस करो CA माइनस AB, A कॉमन अगर करेंगे आप तो ये C माइनस B आएगा, अगर हम माइनस और कॉमन ले लेंगे तो ये B माइनस C बन जाएगा। इस तरह से माइनस A और B माइनस C, यहाँ ये 1 C A B। ओके, अब ध्यान से देखिए सभी बच्चे, इसको प्रूफ तो नहीं करना है, हमको नहीं करना, मान निकालना है। देखो भैया, आप एक चीज देखो, R1 और R2, R1 से आप A माइनस B कॉमन ले सकते हो, और R2 से आप B माइनस C कॉमन ले सकते हो। देखो चाहे तो आप, हम यहां लिखेंगे R1 से A माइनस B तथा R2 से
बी माइनस सी, उभयनिष्ठ लेने पर, तो R1 से क्या निकालोगे? a माइनस बी, तो वो a माइनस बी भी बाहर आ जाएगा। R2 से b माइनस सी, तो वो b माइनस सी भी तो बाहर आ जाएगा। अब R1 से a माइनस बी लिया है कॉमन, तो यहां क्या बचेगा? ये तो जीरो ही रहेगा। a माइनस बी का भाग जीरो में दोगे तो जीरो ही आएगा। यहां क्या बचेगा? 1। यहां क्या बचेगा? माइनस सी। a माइनस बी चला जाएगा। R2 में b माइनस सी से डिवाइड करो, यहां 0, यहां पर 1, यहां माइनस a, और R3 में से तो कुछ किया नहीं, तो R3 सेम वैसा ही बना रहेगा। और बताइए, कुछ करना चाहेंगे आप? आपको नहीं लगता इसमें ये घटा दिया जाए अगर इसको, तो एक जीरो और यहां मिल जाएगा आपको, है कि नहीं? अच्छा, कर दें? ना करें, जैसा बताइए आप। कर दिया जाए? कर दो। चाहे आप R1 में R2 माइनस कर दो, चाहे आप R2 में R1 माइनस कर दो, दोनों से आ जाएगा। R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1। देखिए, R2 में हम चेंज करेंगे, R1 को हम चेंज नहीं कर रहे हैं। R2 में R1 माइनस करेंगे और R2 वाली जगह पर लिखेंगे। तो जो पहले जैसा है पहले वो तो लिख डालो सब। a माइनस बी, बी माइनस सी ऑलरेडी लिखा हुआ है यहां पर। a माइनस बी, बी माइनस सी। अच्छा, R1 बदल नहीं रहा तो 0 1 माइनस सी बना रहेगा, 0 1 माइनस सी बना रहेगा। R2 में R1 माइनस कर रहे हैं तो 0 में 0 माइनस करोगे 0, 1 में 1 माइनस करोगे 0, माइनस a में माइनस सी माइनस करोगे, माइनस a में माइनस करोगे माइनस सी, माइनस a में माइनस करोगे माइनस सी, तो माइनस a प्लस सी हो जाएगा, माइनस माइनस। या हम इसे क्या लिख सकते हैं? c माइनस a, तो यहां पर आ जाएगा c माइनस a। R3 को भी वैसा ही लिख दो, 1CAB, 1CAB। ठीक, अब और कुछ हो सकता है? मत करो। अब प्रसार कर दो। किसके सापेक्ष प्रसार करना चाहिए बताइए? चाहे जिसके सापेक्ष करो, C1 के सापेक्ष कर लो, काहे क्वेश्चन को जटिल बनाओगे? तो C1 में 2 जीरो मिल गए ना। वैसे एक बात बताएं आपको, यहां से भी कर सकते थे क्योंकि C1 में 2 जीरो तो मिल चुके थे आपको। आप ना करते तो भी आंसर आ जाता, हमने कर लिया तो भी आंसर आ जाएगा। C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर देखो भैया, ये तो पहले से ही बेटा लिखा हुआ है a माइनस बी, इसको तो हम हटा नहीं सकते। अब C1 के सापेक्ष प्रसार करना है हमको। C1 का पहला एलिमेंट क्या है? दूसरा एलिमेंट, जहां जहां जीरो आता है, अब आप समझ गए हो कि उसकी वैल्यू क्या रहती है। तो हम उसको, चाहे आप जीरो लिखते घूमो या ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ना उससे। तो C1 का पहले एलिमेंट 0, दूसरा एलिमेंट 0, तो इनसे तो कुछ मिलना नहीं है आपको। तीसरे एलिमेंट को केवल कर लो बस। C1 का तीसरा एलिमेंट क्या है? 1। डायगोनल एलिमेंट की नॉन डायगोनल? डायगोनल। प्लस की माइनस? प्लस, तो प्लस 1। उसके बाद छोटी सारणिक बना लेंगे और इसी को सॉल्व भी करना है। दोनों तरफ से क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों तरफ से 1 ढक लो, ऐसे भी ढक दो, ऐसे भी ढक दो। जो बचे उसको नोट कर लो। 1 माइनस सी, 0 C माइनस A, 1 माइनस सी, 0 C माइनस A। ये दो हमने लिखे नहीं क्योंकि 0 हो जाएंगे, इसको लिखा तो ये आ गया बस। अब कैलकुलेशन a माइनस बी, बी माइनस सी, ध्यान से देखो भैया। +1, पहले इसको इससे गुणा करेंगे। 1 का गुणा c माइनस ए से करोगे तो क्या आएगा? c माइनस ए, माइनस लगा दिया। फिर 0 का गुणा माइनस सी से करोगे तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है,
डेल्टा इज इक्वल टू ए माइनस बी, बी माइनस सी, और अंदर में ये तो बेकार है, सी माइनस ए का गुणा 1 से करोगे, सी माइनस ए। इस तरह से ये डेल्टा की वैल्यू निकल आई, और इसका मान निकालने के लिए बोला जा रहा था, तो इसका मान यही आ गया। क्या आ गई इसकी वैल्यू? ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ये इसकी वैल्यू निकल करके आ गई आपकी। आप जानते हैं जो ये आप सारणिक सॉल्व कर रहे हैं ना, इसमें ये जैसा सारणिक आपको दिखा 1 1 1 ए बी सी सी ए बी, आप चाहें तो इनके ये मान याद कर सकते हैं। आप सोचेंगे याद करने से क्या फायदा, हमको तो सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। बेशक क्लास 12th में आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, लेकिन क्लास 12th के बाद जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे, वहां पर ये बहुत काम आएंगे। अगर आप डिफेंस के लिए तैयारी करते हैं, उस वक्त वहां अगर ऐसा एक सारणिक आ गया तो ये आपका काम करेगा। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो हल करके मान निकालो, और या तो रटा रटाया हुआ मान सीधे मार दो, टिक कर दो। किसमें फायदा है? अगर आपको याद है तो टिक कर दो, फिर तो समय बर्बाद नहीं होगा। और न सिर्फ क्वेश्चन में, बल्कि किसी किसी क्वेश्चन में बीच में हमको इसकी जरूरत पड़ती है, वहां पर हम इसका मान रख सकते हैं। तो आप इनको ऐसी वैल्यूज, 2 ही 4 वैल्यूज आएंगी ऐसी, उनको याद कर लेना। ठीक है, हम बोलते जाएंगे इसको जैसा है, अभी और आएंगे तो बताएंगे। तो ये हमने कौन सा कर लिया? एग्जाम्पल नंबर 13। तो कहां से एग्जाम्पल सॉल्व किए थे हमने? 6 नंबर से ना। एग्जाम्पल 6 से लेकर 13 तक हमने कैलकुलेट करके आपको दिखाया। आगे और भी कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन अब आज नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आज मैथमेटिक्स में इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।